Hello students, welcome to the lecture number 14 of class 12th physics unit electrostatics chapter गॉस थ्योरम। ये चैप्टर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। हम स्टेप वाइज एक एक चीज़ को लेके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको कोई डाउट रहेगा तो आप बिल्कुल यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले कि हम गॉस थ्योरम तक पहुँचें, उससे पहले हमारे पास एक दो टर्म हैं। गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले उन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। कई टीचर्स डायरेक्टली जब इस चैप्टर को पढ़ाते हैं तो वो डायरेक्टली गॉस थ्योरम पर आ जाते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं और उसे पढ़ दें, वो एक अलग बात है। उसके लिए जो चीज़ें हम डेफिनेशन में लिखेंगे, पहले उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उसी में सबसे पहली टॉपिक या सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ दिस एरिया वेक्टर। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एरिया, इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कैलकुलेशंस, बट its orientation is also same important if we talk in terms of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया एलिमेंट का मैग्नीट्यूड तो हमारे पास इंपॉर्टेंट रहता ही है, साथ में इसकी ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि हम उस एरिया एलिमेंट को किस तरह से अपने यहाँ पे अगर मैं कोई स्पेस कंसिडर कर रहा हूँ तो स्पेस में हम उस एरिया एलिमेंट को किस तरह से रखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ओरिएंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट रहती है जब हम किसी भी सरफेस एरिया की बात करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं लेट वी हैव अ रिंग। आप देख रहे होंगे मेरे पास एक रिंग है। मान लेते हैं कि कुछ इस डायरेक्शन में ये हमारे पास एक एरिया एलिमेंट, एक रिंग हमने लिया। इस डायरेक्शन में हमारे पास वाटर फ्लो हो रहा है। आप ऐसे वाटर की डायरेक्शन मान लीजिए, या वाटर इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है मेरी तरफ को। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस रिंग में से कितना वाटर फ्लो करेगा। अब इस रिंग में से कितना वाटर फ्लो करेगा, ये देखिए किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि मैं इस रिंग को किस तरह से होल्ड कर रहा हूँ, किस तरह से ओरिएंट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोइंग वाटर। अगर वाटर के फ्लो की डायरेक्शन ये है, मेरी तरफ को है, और उसके अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल इस रिंग को रखता हूँ तो हम क्या देखेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विल फ्लो थ्रू दिस रिंग। सेकेंड केस, इफ आई होल्ड दिस रिंग इन दिस पोजिशन, नाउ टेल मी हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर विल फ्लो थ्रू दिस रिंग। इस रिंग में से कितना वाटर फ्लो करेगा। तो वाटर के फ्लो की डायरेक्शन ये थी, रिंग को हमने बिल्कुल उसके पैरेलल होल्ड किया है, तो आप देखेंगे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, और यू कैन से दैट जीरो अमाउंट ऑफ वाटर विल फ्लो थ्रू दिस रिंग। सो इसका एरिया तो इम्पॉर्टेंट था ही मैग्नीट्यूड में कि इसका रिंग का एरिया कितना होता है, पर अगर हम बात करें कि इस एरिया में से कितना वाटर फ्लो करेगा तो ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा था। ये डिपेंड कर रहा था मैं इस रिंग को किस तरह से होल्ड करता हूँ। अगर मैं बिल्कुल फ्लो के बिल्कुल नॉर्मल इसको होल्ड करता हूँ तो maximum amount of water will flow through it, and if I hold it parallel to the flowing direction, the minimum amount of water will flow through it। देखिए जब हमने रिंग की बात की तो हमने मैग्नीट्यूड तो हम इसका कैलकुलेट करते ही हैं, साथ में हमने यहाँ पे देखा कि इसकी ओरिएंटेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब कि एरिया को हम एज अ वेक्टर फॉर्म में भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हमारे पास इसकी ओरिएंटेशन भी इम्पॉर्टेंट रहती है, एरिया शुड बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर। और एरिया वेक्टर को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, इफ़ आई होल्ड दिस रिंग लाइक दिस, द एरिया एलिमेंट वुड बी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस एरिया। सो इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से एरिया वेक्टर को हम दिखाएंगे। और अगर मैं इस रिंग को कुछ इस तरह से होल्ड करता हूँ तो हमने क्या बोला,
इसका जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा होगा एरिया वेक्टर। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से हम एरिया वेक्टर को दिखाएंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पर डायग्राम से शो करते हैं कि एरिया वेक्टर को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये वाला फंडा क्लियर होगा। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया, एक रिंग लिया, रिंग को हमने एज अ एरिया एलिमेंट कंसिडर किया। हमने क्या देखा कि इसकी ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। किस केसेस में, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कि कोई स्ट्रीम ऑफ वाटर इज़ फ्लोइंग, इस डायरेक्शन में वाटर ऑफ स्ट्रीम फ्लो कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि कब इस रिंग में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करेगा, जब हमने इस रिंग को उस वाटर की फ्लो की डायरेक्शन के नॉर्मल होल्ड किया। और अगर मैं इसे बिल्कुल पैरेलल कर देता हूँ, उस केस में हमने देखा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर विल फ्लो। तो इन सच अ सिचुएशन एरिया शुड बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर। और उस वेक्टर को हम किस तरह से दिखाते हैं, एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। अगर ये हमारे पास सरफेस एरिया है, ये पूरा सरफेस एरिया है, इसके परपेंडिकुलर कुछ इस डायरेक्शन में हम एरिया वेक्टर दिखाएंगे। इफ़ आई होल्ड दिस ring like this, the area vector should be perpendicular to its surface area, so its perpendicular should be like this, so this will be the area vector। आइए इसे यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। Let we have an area element having area equal to ds। तो हमने बोला कि हम एरिया एलिमेंट को हमेशा एक वेक्टर से दिखाएंगे, और वो वेक्टर कैसा होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एरिया एलिमेंट। तो हमने जो एरिया एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर किया है, ये कुछ इस तरह का एरिया है, एरिया एलिमेंट है। तो इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से हम एरिया वेक्टर को दिखा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे शो करूँ तो दिस विल बी द एरिया वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय डी एस वेक्टर। और अगर इसी डायरेक्शन में हमारे पास n कोई यूनिट वेक्टर है, तो इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, an area element ds is represented by a vector ds such that arrow representing the area vector ds is perpendicular to the area element। इस एरिया वेक्टर को हम कैसे लेते हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया एलिमेंट। लेंथ ऑफ एरो वेक्टर, जितनी इस एरो वेक्टर ds की लेंथ होगी, दैट विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एलिमेंट। और डायरेक्शन हमें कहाँ से पता चलेगी, डायरेक्शन हमें पता चलेगी यूनिट वेक्टर से। इफ n इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया एलिमेंट, देन वी कैन राइट दिस। हमें पता है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, दैट इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस ds वेक्टर इज इक्वल टू ds इंटू n यूनिट वेक्टर। तो आई होप आपको यूनिट वेक्टर और एरिया वेक्टर का फंडा यहाँ से क्लियर होगा। जितने भी हम आगे डेरिवेशंस करेंगे, चाहे वो गॉस थ्योरम हो, चाहे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ें, चाहे हमें कोई और लॉ यहाँ पे प्रूव करने हो, कूलम लॉ को प्रूव करना है, तो ये जो एरिया वेक्टर है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि जहाँ पे भी हम एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे दिखाएंगे। दिमाग में क्लियर रखिए, एरिया वेक्टर हमेशा हम सरफेस के नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो इस चीज़ को अभी हम आगे और डिटेल में देखेंगे जैसे जैसे डेरिवेशन करेंगे। बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत आसानी से समझिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। लेट दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स we have drawn electric field lines like this. If I place a surface normal to these electric field, let मान लीजिए मैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल एक सरफेस प्लेस कर देता हूं। लेट दिस एनी सरफेस और यू कैन से एरिया एलिमेंट। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमारे पास थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी। हमने इनके नॉर्मल एक सरफेस एरिया प्लेस कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इस सरफेस एरिया में से
कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? कोई एक सरफेस है, किस तरह से होल्ड किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नॉर्मल, उस सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर पा रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हमने बहुत आसानी से समझ लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इसे हम डिनोट करते हैं फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। डेफिनेशन क्या है? पहले बिल्कुल सिंपल अपने दिमाग में डेफिनेशन बनाइए, फिर जो बुक में लैंग्वेज लिखी है आप आसानी से उसे लर्न कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस, और वो सरफेस कैसा है? हेल्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यही डेफिनेशन यहाँ पर भी लिखी गई है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस held inside an electric field represents total number of electric field lines crossing a surface in a direction normal to the surface। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? तो तरीका बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने बोला क्या होता है? जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस में से क्रॉस कर रही हैं, दैट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप काउंट कर लीजिए कि इस सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम ऑलरेडी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। तो हमें पता ही नहीं है कि कितनी लाइंस किसी सरफेस में से जा रही होंगी, तो हम उन्हें काउंट कैसे करेंगे? दैट इज़ एन इमेजिनरी कंसेप्ट। अब दूसरा तरीका हमारे पास आता है कि हम वो चीज़ें कैलकुलेट करें जिनको हम ऑलरेडी यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि इन चीज़ों को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब इसके लिए हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। वहीं से हम इसका फॉर्मूला भी ड्रॉ कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है। तो देखिए इस डायग्राम में अगर आप देखें तो हमारे पास तीन चीज़ें आपको दिख रही होंगी, दैट वन इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सेकंड इज़ दिस सरफेस, एंड थर्ड इज़ जो हमने अभी तक यहाँ पे मैंने शो नहीं किया है, दैट इज़ एरिया वेक्टर, वो भी हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमने ड्रॉ की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आप खुद सोचिए, अगर ये वाली लाइन में मिटा देता हूँ, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हमारे पास यहाँ पे दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती, तो जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लक्स भी उतना ही कम होगा, यानी उतनी ही कम लाइंस सरफेस में से क्रॉस करेंगी। अगर इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से क्रॉस कर रही हैं, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जितनी ज़्यादा लाइंस फ्लक्स उतनी ज़्यादा लाइन किसी सरफेस में से क्रॉस कर सकती हैं। तो हमें एक चीज़ पता चली, दैट दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई होप आपको क्लियर होगा हमने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों लिखा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं लिखा। जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सरफेस में से क्रॉस कर सकती हैं, और अगर लाइंस ही कम होंगी तो उनके चांसेस भी उतने ही कम हैं कि किसी सरफेस में से वो क्रॉस कर पाएँ। सेकंड, दूसरी चीज, दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द एरिया एलिमेंट, और वी कैन से एरिया वेक्टर, कि हमने किस तरह से इस सरफेस एरिया को यहाँ पे स्पेस में ओरिएंट किया है। अब ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी देख लेते हैं। एक केस लेके चलते हैं। मान लीजिए दिस इज एन एरिया एलिमेंट हैविंग एरिया A1, इसका एरिया मान लेते हैं A1 है। लेट अनदर एरिया एलिमेंट A2, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से हैं।
अब आप इस डायग्राम को देख के इजीली बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप इस एरिया एलिमेंट को देखें जिसका एरिया हमने A1 कंसिडर किया था, इस एरिया एलिमेंट में से सिर्फ 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, पर अगर आप एरिया A2 को देखें तो इसमें से 1 2 3 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। इसका मतलब जितना बड़ा एरिया उतने चांसेस हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करें, जितना छोटा एरिया उतने कम चांसेस कि उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर पाएँ। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑल्सो। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्यों यहाँ पे लिखा है। थर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब यहाँ पे थर्ड देखिए कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो मैंने ये वाला फिगर ड्रॉ किया है, यहाँ पे हमने एक एरिया एलिमेंट लिया है A और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे शो की हैं। अगर इस केस में मैं एरिया वेक्टर दिखाना चाहूँ तो हम किस तरह से दिखाएंगे? देखिए, जब हमने एरिया वेक्टर पढ़ा है तो हमने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर की थी बिल्कुल अपने दिमाग में कि एरिया वेक्टर हमेशा हम सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये बिल्कुल हमने कुछ इस तरह से एरिया एलिमेंट को होल्ड किया है। तो सॉरी, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर will be like this will be the perpendicular we draw, so this will be the direction of area vector। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इस केस में एरिया वेक्टर भी होगा। तो इस केस में हमने क्या देखा कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है और इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने रिंग लिया था। रिंग को हमने कुछ इस तरह से प्लेस किया था। इस डायरेक्शन में मैंने आपको बोला था वाटर फ्लो कर रहा है और हमने इसका एरिया वेक्टर भी कैसे दिखाया था, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में। यानी इस केस में भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन थी बिल्कुल सेम थी, एक ही डायरेक्शन में दोनों थे, यानी दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री था। तो इस केस में अगर इस एंगल को मैं थीटा से डिनोट करूं तो इस केस में थीटा 0 डिग्री है और इस केस में फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट विल बी मैक्सिमम। इससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड केस लीजिए, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हमने कोई एरिया एलिमेंट लिया है जिसका एरिया A है। इसके लिए अगर मैं एरिया वेक्टर दिखाना चाहूँ तो किस तरह से दिखाएंगे? ये बिल्कुल उसी केस की तरह है कि हमने इस तरह से किसी सरफेस को होल्ड किया है और वाटर के फ्लो की डायरेक्शन ये है। तो इस केस में अगर आप देखें एरिया वेक्टर ऐसे होगा और वाटर के फ्लो की डायरेक्शन ये थी, यानी दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो इस केस में अगर आप ये एंगल देखें तो इट विल बी 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल की हम बात कर रहे हैं। इस केस में थीटा इज़ 90 डिग्री और इस केस में अगर आप देखें तो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल क्रॉस थ्रू द सरफेस। तो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मिनिमम। तो हमने यहाँ से क्या देखा इन दो एग्जाम्पल से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। अगर एंगल 90 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास मिनिमम आता है और अगर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम आता है। तो ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसमें 0 डिग्री पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और 90 डिग्री पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है? तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो कॉस 0 डिग्री पर हमारे पास वैल्यू होती है मैक्सिमम दैट इज़ 1 एंड 90 डिग्री पर हमारे पास वैल्यू होती है 0। सेम जो हमारे पास यहाँ पे केस बनता है। तो हम लिख सकते हैं दैट दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं थीटा इज़ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक
field lines and area vector. Combining all these, we will get this electric flux is proportional to E A cos थीटा। और हम जानते हैं जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। इस केस में ध्यान रखिएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू हमारे पास 1 है, यानी अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी के ई ए कॉस थीटा। एंड इन सच केस दिस के को हम लेके चलते हैं 1। अगर के की वैल्यू मैं 1 पुट करूं तो वी विल गेट फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। दिस and we know this electric field is vector quantity and this A we are talking about area vector जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो दोनों ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ रहती हैं। और अगर मैं cos थीटा को हटाना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो दीज बोथ आर द इक्वली इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें हम अभी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना बताइए आपको ये चीज़ क्लियर है या नहीं है। फाई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों था? जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी उतने चांसेस हैं कि वो सरफेस में से क्रॉस करें, जितनी कम उतने कम चांसेस। सेकंड हमने बोला जितना छोटा एरिया उसमें से उतनी ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, जितना बड़ा एरिया उसमें से उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी। तीसरा हमने देखा कि हम किस तरह से एरिया एलिमेंट को रख रहे हैं, किस तरह से होल्ड कर रहे हैं, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। एंड दिस वी डिनोट बाय द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द एरिया वेक्टर। सो हमने देखा दैट फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सबको कंबाइन करने पे हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है। हमें पता है cos थीटा डिनोट्स डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं cos थीटा को हटा दूं तो हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और इसे अगर डॉट को हटाना हो तो हम रिवर्स भी लिख सकते हैं, दैट इज ई ए कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ से आप बताइए इज दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी? तो देखिए दो चीज़ों से हम ये बता सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। फर्स्ट वन डेफिनेशन से पता चल जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओनली डिनोट्स कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस में से क्रॉस कर रही हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पे नंबरिंग से मतलब है कितनी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नंबर से हमें यहाँ पे मतलब है। तो दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड, हमें ये प्रॉपर्टी भी पता है, क्लास 11th में हमने पढ़ा है, किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट विल गिव अस अ स्केलर क्वांटिटी। सो स्पेस कहाँ पे नोट डाउन करें? वेट, लेट मी मेक अ स्पेस हेयर। दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a scalar quantity। तो आप ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते थे कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें देता है एक स्केलर क्वांटिटी, और ये तो हमने लिख लिया नंबर 1। नंबर 2, इट्स SI यूनिट्स। व्हाट विल बी इट्स SI यूनिट? तो अगर आप फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला इज ई ए कॉस थीटा। ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमें पता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दैट इज़ न्यूटन पर कूलम्ब। एंड ए इज़ एरिया, एरिया की SI यूनिट इज़ मीटर स्क्वायर। कॉस ऑफ थीटा दैट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और वी कैन से दैट एंगल इज़ डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। रीजन बीइंग cos थीटा इज़ डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, so there will be no unit. So the unit SI unit of electric flux is Newton meter square per coulomb। एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। सिंपल था, हमने किस तरह से ड्रॉ किया है। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस शेप का एरिया एलिमेंट हमने कंसिडर किया है। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे शो की हैं।
अगर इस केस के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू लिखनी हो तो हम किस तरह से लिखेंगे? हमारे पास जब भी ऐसी कोई इरेगुलर शेप आएगी तो हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे? तो मैं मान के चल रहा हूँ, लेट देयर इज़ अ स्मॉल एरिया एलिमेंट। मैंने इस पूरे एरिया एलिमेंट में से एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर किया जिसका एरिया मैं मान लेता हूँ दैट इज़ ds। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन एंड दिस इज एरिया एलिमेंट ds। अब इस एरिया एलिमेंट ds के लिए मैं यहाँ पे डिनोट करना चाहता हूँ एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हम किस तरह से दिखाएंगे? देखिए, ऐसे केस में या जो भी आप केस लेंगे, बहुत आसान तरीका है एरिया वेक्टर को ड्रॉ करने का। आप क्या करेंगे, इस सरफेस पे आपको एरिया वेक्टर दिखाना है तो आप यहाँ से इसे इस जो भी आपके पास सरफेस दिया होगा उसके सेंटर से मिलाने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर मैं इसे सेंटर के साथ मिलाऊं तो ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी और एरिया एलिमेंट कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, एरिया वेक्टर सॉरी। तो ये मैंने ये वाला एरो कैसे ड्रॉ किया? मैंने इस एरिया एलिमेंट को सेंटर के साथ मिलाने की कोशिश की, तो जो लाइन हमारे पास बनेगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सो दिस इज एरिया वेक्टर। हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं इतने से पोर्शन के लिए लिखना चाहूँ, मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डी फाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें पता है दैट इज ई, हियर द वैल्यू इज ऑल्सो ई, into area is ds, area is ds and cos of angle between electric field lines and area element. So angle is this angle theta, cos theta, or I can write it as E dot ds। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसा एक छोटा सा ही एलिमेंट होगा। देयर विल बी नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स लाइक दिस ds। यहाँ पर भी एक छोटा सा एरिया एलिमेंट होगा ds, यहाँ पर भी एक छोटा सा, सेम हेयर हेयर हेयर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरिया एलिमेंट्स होंगे। तो इस कंप्लीट एरिया एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं? हमने एक छोटे से एरिया एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। कंप्लीट का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। वी ऑल नो दैट हाउ वी डू दिस। सो कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी फाई। सो इट विल बी इक्वल टू ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन थ्रू ऑल सरफेस। और हम यहाँ पे साइन लगा देते हैं एक सर्कुलर लूप का, दैट रिप्रेजेंट that this area is circular or this area is a closed surface. This denote closed surface. इस तरह से हम ऐसे किसी भी इरेगुलर शेप का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, इस पूरे एरिया एलिमेंट में से एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर किया, उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू लिखी। कंप्लीट का निकालने के लिए हमने इंटीग्रेट कर दिया थ्रू आउट इट्स होल सरफेस एरिया। तो इस तरह से भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, डायरेक्शन और डायरेक्शन ना बोल के अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हम किस तरह से देखेंगे? लेट ये जो इस साइड वाला फ्लक्स में डिनोट करूँगा, इसको मैं लिखता हूँ दैट इज़ इनवर्ड फ्लक्स, और जो लाइंस बाहर निकल रही हैं इसे मैं लिख रहा हूँ आउटवर्ड फ्लक्स। तो इनवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हम किस तरह से लिखेंगे? देखिए, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है दैट इज़ डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। हम यहीं से चेक कर लेंगे कि ये जो हमारे पास इनवर्ड फ्लक्स होगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस थीटा। ई और डी एस हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होंगे, सिर्फ एक एंगल है जो हमें नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है। तो यहाँ पे डी फाई डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर। अगर आप इस केस में चेक करें तो थीटा इज़
ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इन केस ऑफ इनवर्ड फ्लक्स, अगर मैं इसके लिए भी एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो मैंने आपको तरीका बताया। एरिया वेक्टर ड्रॉ करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। इसे सेंटर के साथ मिलाने की कोशिश कीजिए, दैट विल गिव अस एरिया वेक्टर। अगर मैं इस केस में देखूं तो सेंटर कहीं यहाँ पर है, एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से होगा, दिस विल बी एरिया वेक्टर। अगर आप इस केस में थीटा की वैल्यू देखें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में दिस विल बी एंगल थीटा। इन सारे केसेस में अगर आप देखें तो थीटा हमेशा 90 से ग्रेटर होगा, थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री फॉर इनवर्ड फ्लक्स। और हमें पता है, अगर आपको कॉस का ग्राफ आता होगा या आपको वैल्यूज़ पता होंगी, दिस इज़ 0, दिस इज़ 90, दिस इज़ 180, दिस इज़ 270। तो अगर आप देखें 90 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए कॉस हमेशा नेगेटिव होता है। इसका मतलब हमें फ्लक्स हमेशा कैसा मिलेगा, दैट इज़ नेगेटिव। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं पे आपको अगर न्यूमेरिकल मिलता है और न्यूमेरिकल में लिखा जाता है दैट द वैल्यू ऑफ इनवर्ड फ्लक्स इज़ 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो आपको उसकी वैल्यू वहाँ पे नेगेटिव लेनी है। तो ये चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगी। मैं यहाँ पे साइन क्यों बता रहा हूँ। इनवर्ड फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होगा, दिमाग में क्लियर कर लीजिए। क्यों नेगेटिव होगा, रीज़न आपके सामने है। जो भी एंगल बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। आउटवर्ड फ्लक्स में चेक करते हैं। मान लेते हैं ये एक एरिया एलिमेंट है, इसके लिए मुझे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है। तरीका, इसे सेंटर के साथ मिलाने की कोशिश कीजिए, कुछ इस तरह से डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की। इसके लिए अगर मैं देखूं तो कुछ इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा और थीटा एंगल होता है इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल। आउटवर्ड फ्लक्स में जितने भी आप केस कंसिडर करें, हर केस में थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री फॉर आउटवर्ड फ्लक्स। और 90 से छोटी वैल्यूज़ के लिए कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है। 0 से 90 के बीच में आप कोई भी वैल्यू कॉस की उठा के देख लीजिए, दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, सो फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। इनवर्ड फ्लक्स विल बी नेगेटिव, आउटवर्ड फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। रीज़न आपके सामने है, ऐसा क्यों होता है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।